मुंशी प्रेमचंद की कहानी गुल्ली डंडा हम में से ज्यादातर लोगों ने शायद स्कूल में पढ़ी होगी। हाँ, जरूर पढ़ी होगी। बचपन और दोस्ती की कहानी। बिल्कुल। पर आज हम सिर्फ इसकी कहानी सुनाने नहीं आए हैं। हाँ। इसकी परतों को खोलने आए हैं। हम ये देखने आए हैं कि कैसे ये एक छोटी सी मासूम सी कहानी हाँ, पद, जाति और इंसानियत के इतने बड़े सवालों का एक शक्तिशाली दस्तावेज बन जाती है। और ये पड़ताल जरूरी भी है क्योंकि ये कहानी सिर्फ दो दोस्तों की नहीं है। नहीं, ये दो हिंदुस्तान की कहानी है। क्या बात है। एक वो हिंदुस्तान जो खेल के मैदान में एकदम बराबर था, और एक वो जो समाज में ओहदों और हैसियत में बटा हुआ था। आज हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच की दीवार कितनी मजबूत है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी के उस पहले दावे से जो कथावाचक पूरी दुनिया के सामने रखता है। बड़े आत्मविश्वास के साथ। हाँ, थोड़ी अकड़ के साथ भी। हाँ। वो कहता है, मैं तो यही कहूंगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। वो इसे क्रिकेट, हॉकी, टेनिस जैसे अंग्रेजी खेलों से बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं। कहते हैं कि भाई इनमें ना तो महंगे सामान की जरूरत है, न कोई बड़ा तामझाम, बस एक पेड़ से टहनी काटी, जमीन पर 2 गड्ढे खोदे और खेल शुरू। यहाँ एक पल रुकना जरूरी है। ये सिर्फ एक खेल की तारीफ नहीं हो रही, नहीं, ये एक तरह का सांस्कृतिक प्रतिरोध है। बिल्कुल। उस दौर में जब अंग्रेजी हुकूमत का, अंग्रेजी चीजों का इतना बोलबाला था, तब अपने देसी खेल को राजा कहना ये एक बहुत बड़ा बयान था। ये उस सादगी का जश्न है, उस आत्मनिर्भरता का, जिसे हम शायद भूलते जा रहे थे। प्रेमचंद जैसे कह रहे हैं कि असली आनंद महंगे साजो सामान में नहीं है, वो तो उस आजाद और बेफिक्र माहौल में है। और वो माहौल क्या कमाल का खींचा उन्होंने, है ना? वो सुबह सुबह घर से भागना, पेड़ों पर चढ़कर गुल्ली डंडे बनाना, वो खिलाड़ियों का जमघट, वो लड़ाई झगड़े, और सबसे जरूरी बात, वो लिखते हैं कि उस खेल के मैदान में अमीर गरीब, छूत अछूत का कोई फर्क नहीं था। वो एक अलग ही दुनिया थी। बिल्कुल। घर पर पिताजी का गुस्सा है, माँ की चिंता है, लेकिन मैदान में सिर्फ गुल्ली का नशा है। एक ऐसा नशा जिसमें वो लिखते हैं दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा हुआ है। हाँ, और ये नशा एक तरह से घर के तनाव से भागने का जरिया भी था। आपने वो पंक्ति नोटिस की? पिताजी चौके पर बैठे रोटियों पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। हाँ, तो वो मैदान सिर्फ खेल की जगह नहीं बल्कि एक पनाहगाह थी, एक ऐसी लोकतांत्रिक जमीन जिसे बच्चों ने खुद बनाया था, जहाँ नियम सबके लिए बराबर थे। और इसी बराबर की दुनिया का एक बेताज बादशाह था गया। कहानीकार जब उसका जिक्र करते हैं ना, तो लगता है जैसे किसी कलाकार की तस्वीर बना रहे हो। हाँ, दुबला पतला लड़का, बंदरों जैसी लंबी पतली उंगलियां और वैसी ही कमाल की फुर्ती। वो गुल्ली डंडा क्लब का चैंपियन था। कहते हैं जिसकी टीम में गया आ जाए, उसकी जीत तय थी। गया यहाँ सिर्फ खेल में महारत का प्रतीक नहीं है, वो उस व्यवस्था का भी प्रतीक है जहाँ योग्यता और सामाजिक हैसियत का कोई मेल नहीं होता। मतलब खेल का मैदान ही एकमात्र ऐसी जगह थी जहाँ उसकी काबिलियत को सम्मान मिलता था। असल दुनिया में वो कौन था, कहाँ रहता था, क्या खाता था, किसी को फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन उस मैदान में वो चैंपियन गया था। और ये उस दौर का और शायद आज का भी एक कड़वा सच है। बिल्कुल। एक दिन यही चैंपियन और कथावाचक, जो कि एक थानेदार का बेटा है, अकेले खेल रहे थे। हाँ, कथावाचक की पत्नी की बारी थी और वो थक कर भागना चाहता था, पर गया वो अपना दांव छोड़ने को तैयार नहीं था। और यहाँ से उसूलों की एक ऐसी लड़ाई शुरू होती है जो बचपन में किसी भी कानून से बड़ी होती है। गया ने डंडा तानकर रास्ता रोक कर कहा, मेरा दाव देकर जाओ, पदाया तो बड़े बहादुर बन के पदने के बेर क्यों भागे जाते हो? तुम दिन भर पदाओ तो मैं दिन भर पदता रहूं। हाँ, तुम्हें दिन भर पदना पड़ेगा। मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। हाँ, मेरे गुलाम हो। उफ, ये पंक्ति, हाँ मेरे गुलाम हो, ये मुझे हमेशा रोक देती है। सोचिए, खेल के मैदान के बाहर एक चमार का लड़का एक थानेदार के लड़के से ये बात सोच भी नहीं सकता। लेकिन यहाँ खेल के नियम ही सबसे बड़े थे। गया गलत नहीं था, वो सिर्फ अपना हक मांग रहा था। बिल्कुल। और देखिए कथावाचक का जवाब कितना दिलचस्प है। वो उसूलों पर बहस नहीं कर पाता। तो एक इमोशनल तर्क ले आता है। कहता है, मैंने तुम्हें अमरूद खिलाया था। हाँ, और रिश्वत देकर तो लोग खून पचा जाते हैं, तो मेरा एक अमरूद नहीं पचा सकते। ये बचपन का भोला न्याय है। हाँ। जहाँ एक अमरूद को अन्याय के खिलाफ ढाल बनाया जा रहा है। गया इस तर्क को नहीं मानता। बात बढ़ती है, गाली गलौज होती है, और फिर गया एक चांटा रसीद कर देता है। कथावाचक रोने लगता है, पर रोने से पहले वो गया को दांत से काट लेता है। और जवाब में गया भी उसकी पीठ पर डंडा जमा देता है। लेकिन जैसे ही कथावाचक रोने का अस्त्र चलाता है, गया घबराकर भाग जाता है। इस लड़ाई का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। हाँ, एक थानेदार का लड़का एक नीची जाति के लड़के से पिट गया।
ये उस जमाने में बहुत बहुत बड़ी बात थी। कथावाचक चाहता तो घर जाके शिकायत कर सकता था और गया की शामत आ जाती। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैदान की लड़ाई मैदान में ही खत्म होती थी। उस दोस्ती में इतना लिहाज था कि वो उसूलों की लड़ाई को सामाजिक हैसियत की लड़ाई नहीं बनाना चाहता था। और यही उस बचपन की बराबरी का सबसे बड़ा सबूत है। वो लड़ाई आंसुओं में धुल गई। और फिर वक्त की एक मोटी चादर उस कस्बे पर, उन यादों पर और उस दोस्ती पर बिछ गई। 20 साल की लंबी चादर। और जब वो चादर हटी तो सामने एक इंजीनियर साहब खड़े थे जो अपने ही अतीत को पहचानने की कोशिश कर रहे थे। 20 साल बाद कथावाचक एक अफसर बनकर उसी कस्बे में लौटता है। पर अब कुछ भी पहले जैसा नहीं है। जहां खंडर था वहां पक्के मकान हैं। जहां बरगद का पेड़ था वहां सुंदर बगीचा है। वो बदलाव देखकर इतना बेचैन हो जाता है कि उसका मन करता है उस धरती से लिपट कर रोऊं और कहूं, तुम मुझे भूल गई। वो असल में धरती से नहीं, अपने बीते हुए कल से शिकायत कर रहा है। बिल्कुल, वो उस बचपन को खोज रहा है जो अब कहीं नहीं है। और तभी एक चमत्कार की तरह उसे कुछ लड़के गुल्ली डंडा खेलते हुए दिखते हैं। और वो एक पल के लिए भूल जाता है कि वो एक बड़ा अफसर है। वो वापस बच्चा बन जाता है। ये कहानी का एक बहुत अहम मोड़ है। वो अपने साहेबी ठाठ को, अपने रौब को एक पल के लिए उतार देता है और एक लड़के से बहुत सहजता से पूछता है। सहजता और उम्मीद भरी आवाज में, क्यों बेटे, यहाँ कोई गया नाम का आदमी रहता है? और वो लड़का एक अफसर को देखकर सहम जाता है। हाँ, और डरते डरते जवाब देता है, कौन गया? गया चमार। बस इस एक जवाब में 20 साल का फासला सिमट आता है। कथावाचक इंजीनियर साहब बन गया, लेकिन गया आज भी गया चमार था। समाज ने उसकी पहचान नहीं बदली थी। और फिर गया सामने आता है। प्रेमचंद लिखते हैं, एक 5 हाथ का काला देव। शायद मेहनत और धूप ने उसे ऐसा बना दिया था। कथावाचक उसे पहचान जाता है। उसके मन में एक सैलाब उठता है कि दौड़कर उसके गले लग जाए। पर कुछ उसे रोक लेता है। क्या रोकता है उसे? वो अफसरी या 20 साल का वो फासला? मुझे लगता है ये दोनों ही चीजें हैं और एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। वो अफसरी ही तो उस फासले का कारण है। वो अब बराबरी के रिश्ते से सोच ही नहीं पा रहा। हाँ, इसलिए वो गले लगने की बजाय एक अफसर की तरह सवाल करता है, कहो गया, मुझे पहचानते हो? और गया का जवाब, वो झुककर सलाम करता है। एक दोस्त की तरह नहीं, एक मातहत की तरह। मालिक, भला पहचानूंगा क्यों नहीं, आप मजे में हो? मैं तो जिले का इंजीनियर हूँ। सरकार तो पहले ही बड़े ज़हीन थे। इस छोटी सी बातचीत में सब कुछ साफ हो जाता है। एक मालिक है, दूसरा सरकार। दोस्ती कहीं खो गई है। कथावाचक बचपन को वापस लाने की एक आखिरी कोशिश करता है। वो जिद करता है कि चलो आज खेलें, तुम्हारा एक दाव मेरे ऊपर बाकी है, वो आज ले लो। गया बड़ी मुश्किल से मानता है। वो झेप रहा है। वो 1 टके का मजदूर है और सामने एक बड़ा अफसर, कोई जोड़ी नहीं है। और कथावाचक उसे अपनी मोटर में बिठाकर बस्ती से दूर ले जाता है, ताकि कोई उन्हें इस बेमेल जोड़ी को खेलते हुए न देखे। ये अपने आप में इस बात का संकेत है कि अब वो रिश्ता सार्वजनिक नहीं हो सकता, बराबरी का नहीं हो सकता। और फिर खेल शुरू होता है, लेकिन यहाँ कहानी एक अजीब दुखद मोड़ लेती है। कथावाचक को उम्मीद थी कि वो पुराने चैंपियन गया को देखेगा, लेकिन ये कोई और ही गया था। जो गुल्ली कभी उसके हाथ से चिपक जाती थी, आज वो उसे लपक ही नहीं पा रहा था। और दूसरी तरफ कथावाचक है, वो पदाना शुरू करता है और बेईमानी पर उतर आता है। ये हिस्सा मुझे हमेशा चौंकाता है। बचपन में जो लड़का अपने उसूलों के लिए लड़ गया था, वो बड़ा होकर इतनी आसानी से धांधली क्यों कर रहा है? क्योंकि अब उसके लिए दांव पर सिर्फ खेल नहीं, बल्कि उसका अफसर वाला अहंकार है। बचपन में हारना खेल का हिस्सा था, लेकिन अब एक इंजीनियर साहब का 1 टके के मजदूर से हारना उसके रुतबे पर चोट है। वो आउट होने पर भी खेले जा रहा है। और गया सब देख रहा है, पर चुप है, जैसे सारे नियम कानून भूल गया हो। और फिर वो क्षण आता है जो इस पूरे ढोंग का पर्दा फाश कर देता है। एक गुल्ली डंडे में जोर से लगती है। जोरदार आवाज होती है। गया की आवाज में विजय के उल्लास के साथ, लग गई, टन से बोली। कथावाचक की आवाज में अनजान बनने का नाटक करते हुए, तुमने लगते देखा, मैंने तो नहीं देखा। गया की आवाज में थोड़ा विश्वास के साथ, टन से बोली है सरकार। कथावाचक की आवाज में सफाई देते हुए, और जो किसी ईंट से टकरा गई हो। बस इस एक झूठ के सामने गया का सारा आत्मविश्वास ढह जाता है। वो तुरंत बिना किसी बहस के हार मान लेता है। हाँ, किसी ईंट में ही लगी होगी, डंडे में लगती तो इतनी आवाज ना आती। ये संवाद दिल तोड़ देता है। गया ने झूठ को इतनी आसानी से स्वीकार कर लिया।
कथावाचक को उस पर दया आती है। वो मन ही मन उसे गधा समझता है कि ये साले नियम भूल गया। लेकिन असल में गधा कौन है ये उसे बहुत बाद में समझ आता है। अगले दिन कथावाचक का मन नहीं मानता। वो गया का असली खेल देखने पहुंचता है। और आज जो वो देखता है उससे वो चकित रह जाता है। आज मैदान में वो 20 साल पुराना चैंपियन गया था। वही फुर्ती, वही अचूक निशाना। जो गुल्ली कल उसके हाथ नहीं आ रही थी आज आसमान से बातें कर रही थी। और इतना ही नहीं, खेल के बीच में जब एक लड़का बेईमानी करने की कोशिश करता है तो गया का चेहरा गुस्से से तमतमा जाता है। वो उस पर चढ़ बैठता है और वो लड़का डर कर अपना दाव दे देता है। ये वो असली गया था। और तब एक बिजली की तरह सच्चाई कथावाचक के जहन में कौंधती है। उसे गहरी टीस के साथ एहसास होता है कि कल ज्ञा ने मेरे साथ खेला नहीं, केवल खेलने का बहाना किया। उसने मुझे दया का पात्र समझा। ये पंक्ति ये इस कहानी का दिल है। ज्ञा खेल नहीं रहा था, वो कथावाचक को खिला रहा था, उसका मन रख रहा था। वो एक अफसर को हराकर उसकी बेईमानी पकड़कर उसका कचूमर नहीं निकालना चाहता था। ये सिर्फ मन रखना नहीं था, ये एक तरह की आत्मरक्षा थी। हाँ, ज्ञा बखूबी समझता था कि एक अफसर को उसकी औकात दिखाना कितना खतरनाक हो सकता है। उसकी हार असल में उसकी समझदारी की जीत थी। उसने खेल हारकर सामाजिक व्यवस्था में अपनी जगह सुरक्षित रखी। प्रेमचंद यहाँ दिखा रहे हैं कि गरीब के लिए कभी-कभी हारना ही सबसे बुद्धिमानी का काम होता है। और इसी एहसास के साथ कथावाचक उस दीवार को साफ साफ देख पाता है जो उन दोनों के बीच खड़ी हो गई थी। वो सोचता है ये अफसरी मेरे और उसके बीच में दीवार बन गई है। मैं अब उसका लिहाज पा सकता हूँ, अदब पा सकता हूँ। साहचर्य नहीं पा सकता। कहानी में ये शब्द आता है साहचर्य। ये सिर्फ दोस्ती का अनुवाद नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। साहचर्य का मतलब है बराबरी का रिश्ता, जहाँ कोई पद, कोई हैसियत बीच में ना हो। कथावाचक को अब सम्मान मिल सकता है, सलाम मिल सकता है, लिहाज मिल सकता है। ये सब वो चीजें हैं जो एक छोटे आदमी से बड़े आदमी को मिलती हैं। लेकिन साहचर्य नहीं मिल सकता, क्योंकि वो सिर्फ बराबर वालों में होता है। और यही उसकी सबसे बड़ी हार है। वो पद पाकर भी वो चीज खो चुका है जो उसे बचपन में मुफ्त में मिली थी। और कहानी का अंत उस एक पंक्ति पर होता है जो पूरे रिश्ते को, पूरी कहानी के मतलब को पलट कर रख देती है। एक गहरा दर्दनाक एहसास। एक पल रुककर, वो बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूं। कुछ देर की खामोशी के बाद ये एक पंक्ति पूरी कहानी का वजन अपने ऊपर उठा लेती है। यहां बड़ा और छोटा होने का मतलब पद या उम्र से तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, बचपन में गया खेल में बड़ा था और कथावाचक पद में। लेकिन बड़े होकर गया पद में इतना छोटा होने के बावजूद अपने दोस्त के अफसर होने का लिहाज रखकर उसकी झूठी जीत में शरीक होकर इंसानियत में बहुत बड़ा हो गया। और कथावाचक जो पद में इतना बड़ा हो गया था, अपने बचपन के दोस्त के सामने बराबरी का हक भी खो बैठा। उसे दोस्ती नहीं, दया मिली, और इस तरह वो अपने ही ज़मीर की नज़रों में छोटा हो गया। ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। हम सब की जिंदगी में कोई ना कोई गया होता है। वो दोस्त जो वक्त के साथ पीछे छूट गया, और जब हम सालों बाद उनसे मिलते हैं तो क्या हम उस अफसरी की दीवार को गिरा पाते हैं? या हम भी अनजाने में अपने पद, अपनी सफलता के अहंकार में उनसे उनकी बराबरी का हक छीन लेते हैं और बदले में सिर्फ दया या लिहाज लेकर लौटाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या उस बचपन के साहचर्य को दोबारा पाना मुमकिन है? या ये वो चीज है जो वक्त के साथ हमेशा के लिए खो जाती है?